मेरा पति मर चुका था। मुझे अपना घर किसी शरीफ लोगों को किराए पर देना था, क्योंकि मैं अकेली औरत थी और भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए। मैं तुरंत उन्हें घर किराए पर दे दिया। मुझे लगा कि वह बूढ़ा और लड़की बाप बेटी होंगे, मगर मैं हैरान रह गई कि जब लड़की बोली, यह मेरे बाप नहीं बल्कि मेरे पति हैं। मगर मुझे हर रात उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती और मेरी आंख खुल जाती और मैं रात भर जागती। मुझे लग रहा था कि उस लड़की पर कोई जुल्म हो रहा है। एक दिन मैंने छुपकर उस कमरे में देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पति राज के जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं थी और मेरी पहाड़ जैसी जिंदगी। समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आजकल रात में कुत्ते बहुत भौंकते हैं और उनके भौंकने की आवाज़ सुनकर मैं डर जाती थी। शायद जब राज थे तब भी यह कुत्ते भौंकते थे, मगर सर पर पति का साया सलामत रहे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। ना ही इन कुत्तों की आवाज़ मुझे डराती और ना ही यह अकेलापन। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाती थी। मैं यह सोचकर भी डर जाती थी कि अगर घर में चोर घुस गया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि आजकल के चोर तो घर के सामान लूटने के साथ साथ घर की औरतों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर जाते हैं। सारी रात मुझे बस यही लगा रहता कि शायद यह कुत्ते चोरों को देखकर भौंकते हैं। मैं अपने डर से बचने का यही हल निकाला था कि अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दूं। मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में 4 पैसे भी मिल जाएंगे। यूं तो मैं अपने मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी, लेकिन आज खासकर इसी काम के लिए आसपास के लोगों के घर गई थी। अगल बगल के सभी लोगों को बता दिया कि अगर किसी को किराए के घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यही है, किराए पर आने वाले लोग फैमिली वाले हों। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात इतनी जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त घर में 2 लोग आ गए। एक बुजुर्ग था और एक उसके साथ एक जवान लड़की थी। मैंने उनको ड्राइंग रूम में आकर बिठा दिया और पूछा, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। उस आदमी ने कहा, आपने कहा था कि आप अपना घर किराए पर देना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की ज़रूरत थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। मैंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मुझे भी आप ही जैसे लोगों की ज़रूरत थी। यह तो अच्छा हुआ कि आप बाप बेटी हमारे घर रहेंगे। नहीं नहीं, यह मेरे पिता नहीं, यह मेरे पति हैं, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान थी और दोनों को एकटक नज़र से देखने लगी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा, पहले आप यह बताइए कि आप यह घर हमें किराए पर देंगे। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा आपको किराए पर देना चाहती हूँ। तभी उस शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उस शख्स की पत्नी की तरफ देखा तो उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसके दिल में कुछ चल रहा हो, मुझे कुछ बताना चाहती हो और बहुत घबराई हुई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, शायद यह मेरा वहम हो। मैंने उन लोगों को ऊपर वाला घर का हिस्सा दिखा दिया, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आया था। किराए की बात हुई तो प्रमोद साहब मुंह मंगा किराया देने के लिए भी तैयार थे। ये बहुत खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले घर की चाबी उन्हें थमा दी और सुकून भरी लंबी सांस लेकर नीचे आ गई थी। मुझे प्रमोद और उसकी वाइफ सलोनी बहुत अच्छे लगे। सलोनी तो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। ना जाने उसके घर वालों की ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी की शादी इतने बड़े शख्स के साथ करवा दी। शाम हुई तो मैंने सोचा कि वह लोग आज ही तो आए हैं, आज तो उन्हें अपना घर सेट करने में ही काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए शाम का खाना उन्हें मैं बना कर दे देती हूँ। यही सोचकर मैं किचन में आ गई और 3 लोगों का खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मैं अच्छे तरीके से और खाना लेकर ऊपर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैं यह सोचकर परेशान हो गई कि पता नहीं
मैंने ऊपर जाकर अच्छा भी किया कि नहीं? मुझे इन लोगों को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं वापस लौटने ही लगी थी, तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया। सामने प्रमोद खड़ा था। उसने मेरे हाथ में खाने की थाली देखी तो कहने लगा, बहन, आपने अपने बेवजह ही तकलीफ कर दी। मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, यह तो मेरा फर्ज बनता है। प्रमोद ने कहा, सलोनी खाना बनाने ही जा रही थी। मैंने कहा, उसे कह दीजिए कि आज के दिन वह आराम कर ले। वैसे वह है कहाँ, मैं जरा उससे भी मिल लूँ। इतना कहते हुए मैं कमरे के अंदर दाखिल ही हुई थी कि अचानक प्रमोद मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, दरअसल सलोनी सो रही है। उसके सर में तेज दर्द था। अगर अचानक उसकी नींद खुल गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। प्रमोद की बातों पर मैंने सर हिला दिया और वापस चली आई, लेकिन मेरे दिमाग में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। मैं तो सोच में पड़ गई कि प्रमोद एक ही वक्त में कैसे अपनी बातों को बदला था। पहले तो कह रहा था कि सलोनी किचन में खाना बना रही है और उसके तुरंत बाद उसने कहा कि वह सो रही है। मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह लोग वहाँ पर किराएदार के तौर पर आए थे। खाना बनाने के बाद मैं सोचने लगी कि सलोनी मेरे पास जरूर आएगी और खाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा जरूर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत देर तक सलोनी का इंतज़ार किया था, लेकिन यह नीचे नहीं आई। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली आई। मैं सोच रही थी कि आज मुझे चोरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से गुजरेगी। मैं सुकून भरी एक गहरी सांस ली और आराम से सो गई। लेकिन आधी रात मेरी आँख खुली और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और सोचने लगी कि मेरी आँख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था चीखने वाली लड़की बहुत तकलीफ में है। मैं बहुत डर गई थी। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से राज मुझे छोड़कर इस दुनिया से गए थे, मैं तो पत्तों के हिलने से भी डरने लगी थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। यह आवाज़ थमी नहीं रही थी, बल्कि लम्हा दर लम्हा बढ़ती ही चली जा रही थी। डरते डरते मेरी पूरी रात गुजर गई। तब जाकर लड़की की आवाज़ रुकी थी। सुबह 5 बजे मुझे नींद आई तो 8 बजे मेरी नींद खुली। चाय पीने के बाद मैं बाहर आकर बैठ गई। मैंने प्रमोद को देखा, वह सीढ़ियों से नीचे आया था। तब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वह बहुत घबराया हुआ था। मुझे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया और जल्दी से निकलकर बाहर चला गया। शायद वह मेरे सवालों से डरकर जल्दी से बाहर चला गया था। उसे हुलिये से लग रहा था जैसे वह काम के सिलसिले से बाहर गया हो। मैं उठकर अपना नाश्ता बनाया, तब वह घर वापस नहीं आया था। मुझे यकीन हो गया था कि वाकई में वह काम के सिलसिले से घर से बाहर गया है। मुझे यह वक्त सही लगा, क्योंकि कल से मेरी सलोनी से कोई बात नहीं हो पाई थी। मैं उसके साथ बैठकर उसके बारे में जानना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाले कमरे तक गई और जल्दी से दरवाज़ा खटखटाने लगी और इसी इंतज़ार में थी कि सलोनी दरवाज़ा खोल देगी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। और यह कोई आम बात नहीं थी। वह लड़की कल से यहाँ आई थी, मगर मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने के बजाय दोबारा फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। तभी सलोनी की घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। वह कहने लगी, निधि दीदी, मैं दरवाज़ा कैसे खोलूं? तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटके छोटे से ताले पर पड़ी। मैंने पूछा, सलोनी, तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? उसने कहा, मेरा पति मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है ना, तो उसे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उसे धोखा ना दे दूं। मैं सलोनी की हालत देखकर बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा, पहले तुम यह बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तभी उसकी दर्द भरी हंसी सुनाई दी और वह कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, रुपया, पैसा, कपड़े, जूते, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा, सलोनी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वह बोली, मेरी मदद तो मेरे अपनों ने नहीं की, तो आप क्या करेंगे? बस
आपसे यही गुजारिश है कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करिएगा। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। यही कहकर मैं वापस पलटने लगी। तभी सलोनी बोली, निधि दीदी, आप यह सब प्रमोद को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। यही कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रहकर सलोनी के घर वालों पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों। अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी जिंदगी पर शक करते हुए गुजार देगा। शाम हुई तो प्रमोद वापस आया। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर ऊपर चला गया। मैं सोचने लगी, काश प्रमोद अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके नहीं रखता तो कितना अच्छा होता। मैं भी अकेली हूँ और सलोनी भी, हम दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती, हम अपना गम भी बांट लेती। अब क्या हो सकता था। खैर, मैं अपनी रोजमर्रा के काम निपटाना लगी और फिर सोने के लिए लेट गई। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी और आज भी वही वजह थी जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे फिर से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे समझ में आ गया कि यह आवाज़ तो बहुत करीब से आ रही थी। वह कहाँ से आ सकती है भला। मुझे इसका पता हर सूरत में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ और तेज़ सुनाई देने लगी। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर कमरे से आ रही है और चीखने चिल्लाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सलोनी है। एक लम्हे के लिए मैं यह सुनते ही रह गई थी। फिर मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और कमरे तक पहुँच गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक यूं ही खड़ी दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन मजाल है किसी ने दरवाज़ा खोला हो। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे दरवाज़ा खटखटाने के अंदर चिल्लाने की आवाज़ कम हो गई। दरवाज़ा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द होने लगा, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। आज तो पूरी रात मुझे नींद आने वाली नहीं थी, इसलिए मैं हॉल में बैठ गई। सुबह हो गई। सुबह प्रमोद जब नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वह बाहर निकलने ही वाला था। तभी मैं बोली, प्रमोद साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने उस शख्स के चेहरे पर एक खौफ देखा था। वह मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती है। प्रमोद का चेहरा उदास हो गया और वह कहने लगा, आपको सलोनी की फिक्र हो रही है ना, कि रात को वह क्यों चीखती चिल्लाती है। मुझे भी उसकी बहुत चिंता होती है, मगर कुछ भी करने से मजबूर हूँ। अगर आपके पास कोई हल हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने देखा, यह सब कहते हुए प्रमोद की आंखों से आंसू निकल गए थे और वह मुझसे नज़र बचाकर अपने आंसू पोंछने लगा। मैंने कहा, पहले आप यह बताएं कि उसके साथ परेशानी क्या है, तभी तो मैं कोई हल बताऊंगी। मेरे सवाल पर प्रमोद ने अपना सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, सलोनी की सबसे बड़ी परेशानी उसके नापसंदीदा शख्स से शादी है। मैं हैरत से प्रमोद की तरफ देखने लगी तो उसने कहा, मेरी शक्ल सूरत गौर से देखिए और बताइए, क्या सलोनी जैसी लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हुई कि मैं सलोनी के बाप की बातों में आ गया। सलोनी के पिता ने मुझसे 10 लाख लिए थे। वह 2 साल के वादे पर लिया था, लेकिन 5 साल गुजर गए और वह कर्ज नहीं लौटा रहा था। वह हर रोज बस यही कहकर टाल देता कि आज दूंगा, कल दूंगा, पर अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह डर गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। तुम ऐसा करो कि पैसे के बदले तुम मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो। तभी उसने झट से अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने कर दी और कहने लगा, अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसे उसके हवाले कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। वह कुछ दिन बाद पेट से हो गई और बच्चा पैदा होते वक्त उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। और फिर मैंने दूसरी शादी भी नहीं की थी, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे तन्हाई का एहसास होने लगा था। मैं चाहता था कि मेरा भी कोई अपना हो जिससे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं
और फिर उस दिन जब सलोनी के पिता ने सलोनी की तस्वीर दिखाई और कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं इसे किसी और के हवाले कर दूंगा, फिर मैं उसकी बातों में आ गया और सलोनी से शादी कर ली। शादी की रात सलोनी ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और मुंह पर थूक दिया और कहने लगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी की उम्र की लड़के से शादी करते हुए। अब वह हर रात मुझे परेशान करने के लिए चीखती चिल्लाती है, इसलिए मुझे अपना खुद का घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ, मगर मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलता। लोग सलोनी की वजह से मुझे जीने नहीं देते। यह मेरा तीसरा घर है। यहाँ आते वक्त मैंने उसके सामने हाथ जोड़ा था कि मुझे इस आखिरी उम्र में ऐसे जलील मत करो, मगर उसने मेरी एक न सुनी और यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, उसमें सलोनी का कोई कसूर नहीं है। दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। वह लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसलिए मैं कहीं जाता हूँ तो उसे बाहर से बंद करके जाता हूँ। मैं यह सब सुनकर सोच में पड़ गई थी और बड़े गौर से प्रमोद की तरफ देखा। उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। फिर मैंने कहा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? उसने कहा, हाँ हाँ बोलिए। सलोनी को बाहर से बंद मत करके जाया करिए। से बात करने की कोशिश करूंगी, हो सकता है कि उसकी हालत में सुधार हो जाए। प्रमोद मेरी बातों से परेशान हो गया और कहने लगा, आप यह सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको उसकी हालत का अंदाजा नहीं। जब उसे गुस्सा आता है तब मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, अगर पीछे से वह आप पर हमला कर देगी तो क्या होगा? हो सकता है कि वह आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। इसलिए इस काम के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर सलोनी ने मेरे साथ कुछ भी किया तो उसका कसूरवार मैं किसी को नहीं ठहराऊंगी। आप बस उसे बाहर से लॉक करके मत जाइए। प्रमोद बड़े गौर से मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसने अपने जेब से चाबी निकालकर मुझे थमा दी और कहने लगा, आप होशियार रहना। जैसे ही आपको महसूस हो कि सलोनी को गुस्सा आ रहा है तो तुरंत घर से बाहर निकल जाइएगा। मैंने सर हिला दिया। मैं तो बस यही सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर सच बोल कौन रहा है। मैं ऊपर गई और कमरे का ताला खोलकर अंदर गई तो देखा सलोनी सोफे पर बैठी हुई थी, किसी गहरी सोच में थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। वह अचानक मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पर यह सब कैसे हो गया? आप यहाँ पर कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिली? मैंने कहा, बस यह तुम्हारी निधि दीदी का कमाल है। सलोनी रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई। उसने कहा, दीदी मुझे बहुत दिनों से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी। मैंने कहा, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं तुमसे एक जरूरी बात पूछने आई हूँ। सलोनी, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम रात के वक्त चीखने क्यों लगती हो? यह सच था कि प्रमोद की बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन मैं सलोनी की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यह था कि प्रमोद ने कहीं मुझे पागल ना बनाया हो। वह घबराई हुई थी, कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं चीखती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। प्रमोद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उस लड़की की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अचानक ही काया पलट की थी। कल तो यह कुछ और कह रही थी। फिर उसने कहा, आप मुझे अपना घर दिखाइए कि आपने अपने कमरे की कैसे सजावट की है। मैंने कहा, ठीक है चलो दिखाते हैं। मैं सलोनी को अपने साथ नीचे लेकर आ गई। नीचे आते ही सलोनी ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया। उस पर जले का निशान था। मैं डर गई और उससे पूछा, यह क्या है? तब वह कहने लगी कि कल वाली बात ना जाने कैसे मेरे पति ने सुन ली। शायद उसने कमरे में कोई रिकॉर्डिंग लगा रखा है। वह मुझ पर बहुत गहरी निगाह रखता है, इसलिए मैंने ऊपर आपसे झूठ कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बुढ़ा पति मुझ पर बहुत जुल्म करता है। यह जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूँ ना, यह बेवजह नहीं है। अगर आप अपनी आंखों से देख ले कि मुझ पर क्या गुजरती है तो आप बेहोश हो जाएंगी। आप कैमरा मंगवा कर ऊपर वाले कमरे में लगवा दे। जब कैमरे का मंजर रिकॉर्ड हो जाएगा तो वह सब आप पुलिस को दिखाएंगे तो मेरे मुजरिम को सज़ा मिल जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी।
मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सच तो यह था कि मैं इन दोनों पति पत्नी की बातों में फंसकर रह गई थी। दोनों की ही बातों पर यकीन आ जाता था, पर सच तक पहुँचने का एक ही हल था। वह था कि मैं सच में ऊपर वाले कमरे में कैमरा लगवा दूँ। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह भी दिया था, क्योंकि हर रात ऊपर वाले कमरे से चीखने की आवाज़ आती। सुबह प्रमोद मेरे सामने रो रो कर अपना दुखड़ा बयान करता, और दिन के समय सलोनी मेरे सामने आकर रोती और कहती, मुझ पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। मैं सलोनी का दिल बहलाने के लिए अपनी साड़ी, अपना मेकअप, कपड़ा, गहना सब कुछ दिखाती और उससे बातें करती, ताकि किसी भी तरह उसका दिल बहल जाए और वह मेरे साथ खुश रहे। मुझे इन दोनों पति पत्नी की बहुत फिक्र होती। मैं चाहती कि अगर प्रमोद मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए, और अगर सलोनी बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन बाकी था। आज शाम मैंने खीर बनाई थी, तो सोचा सलोनी को दे आऊं। यही सोचकर मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर खीर देने गई। तभी सलोनी की आवाज़ मेरे कानों तक आई। वो किसी से कह रही थी कि आज तुम पूरी तैयारी के साथ आना, वह कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं यह बात सुनकर उल्टे कदमों लौट आई थी। अब मेरे सामने सलोनी का किरदार एक सवालिया निशान बनकर रह गया। शायद सलोनी गलत है। वह हर रात अपने किसी आशिक को बुलाती और प्रमोद को काबू कर लेती। क्या पता बांध कर भी रखती हो और फिर जानबूझकर चीखती हो, ताकि लोग प्रमोद को गलत समझे और वह अपनी मनमानी करती रहे। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फ़ोन किया और यहाँ का सारा माजरा बता दिया। मैंने उससे कहा कि रात के वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की ज़रूरत है, तुम ज़रूर आ जाना, लेकिन बहुत होशियारी से आना। उसने कहा ठीक है। मैं इंतज़ार करने लगी। फिर ना जाने क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने आसपास हैरत से देखा तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, रोशनी, मैं यहाँ कैसे आई? वह हंसती हुई बोली, निधि, तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ दिनों से हमें शिकायत मिल रही थी कि कोई गिरोह बड़ी चालाकी से लोगों के घर में चोरी कर रहे हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वो लोग पकड़े गए। मैंने कहा, वह कैसे? पुलिस कांस्टेबल रोशनी ने बताया, निधि, जो तुम्हारे घर पर किराएदार रहते थे वह इस गैंग का हिस्सा थे। उनका तरीका यही है कि वह बेसहारा औरतों के घर किसी न किसी बहाने घुस जाते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, पत्नी पति के ऊपर, और यूं ही औरतें उनके जाल में फंसकर बाकी सब कुछ भूल जाती है। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद सलोनी को घर की एक एक चीज़ दिखाई। तुमने उसे अपने जेवरात भी दिखा दिए। यह तो शुक्र मनाओ कि तुमने कल सलोनी की बातें सुन ली थी, नहीं तो क्या होता। कल रात उन्होंने तुम्हारे खाने में नींद की दवाई मिला दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज़ लूटने वाले थे। लेकिन उन लोगों की बदकिस्मती थी कि हम लोग मौके पर पहुंच गए और वह लोग पकड़े गए। मैं रोशनी की बातें सुनकर सन्न रह गई कि लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा है। अब मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे ख्याल में बुरे लोगों से तन्हाई 1000 गुना बेहतर है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।